वेलकम टू एवरीबॉडी। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का वीट्यूब लाइब्रेरी पर। मैं दोस्तों आज कुछ ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कुछ रैंडम क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन आंसर्स रैंडम है, मानव शरीर से जुड़े कुछ तथ्यों से जुड़े हुए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। बाकी की जो कुछ स्पेसिफिक बात होगी वो हम वीडियो के बीच में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों पता है आपको, लाल रक्त कणिकाएं हमारे ब्लड का एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट है। तो थोड़ा सा ब्लड के बारे में एक हल्का सा ओवरव्यू देख लेते हैं। ये हमारा ब्लड है दोस्तों, जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी में फ्लो होता है वेन्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, नसों के अंदर फ्लो होता है। और ये इसके अंदर होती है दोस्तों रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ये सॉरी दोस्तों नॉमेनक्लेचर छूट गया है यहाँ पे, प्लेटलेट्स ये हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स ये सब मिलके प्लाज्मा के अंदर, ये जो लिक्विड दिख रहा है इस प्लाज्मा के अंदर फ्लो होती है। तो ये सब मिलके हमारा ब्लड बनाती है जो हमारे वेसल्स में फ्लो होता है। तो अगेन दोस्तों फिर से हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये था कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है दोस्तों 100 से 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है श्वेत रक्त कणिकाओं का? तो ये होता है 1 से 4 दिन। ओके दोस्तों ध्यान रखना है, 100 से 120 दिन रेड ब्लड सेल्स का होता है, 1 से 4 दिन व्हाइट ब्लड सेल्स का होता है। और उसके बाद है लाल रक्त कणिकाओं को किसी दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो है एंथ्रोसाइट्स। एंथ्रोसाइट्स करके हर ब्लड सेल्स का दूसरा नाम होता है, लिम्फोसाइट्स, एंथ्रोसाइट्स। तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनको एंथ्रोसाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, मनुष्य के सर्वदाती रक्त समूह का नाम बताइए। हु इज द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप? तो जो ओ ब्लड ग्रुप है दोस्तों वो यूनिवर्सल डोनर है। इसके बारे में मैं आपको बात करता हूं थोड़ा स्पेसिफिक आगे। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान रखना है। और ये क्या, इसको याद रखने की जरूरत नहीं, मैं आपको हल्की सी ट्रिक बताऊंगा, आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है और आपका यूनिवर्सल ये एक्सेप्टर सार्वग्राही कौन सा है। ठीक है दोस्तों, अगला है रक्तचाप, ब्लड प्रेशर मापने के लिए जो यंत्र काम में आता है उसका क्या नाम है? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हाथ पे पट्टी बांधता है, फिर उसमें कुछ थोड़ी सी प्रेशराइज करता है उसको और हार्ट बीट सुन के हमारा ब्लड प्रेशर बताता है। तो उसको कहते क्या है? उसका साइंटिफिक नेम है दोस्तों सिग्मेनोमैनोमीटर होता है उसका नाम, सिग्मोमैनोमीटर। एक्चुअली ये मैनोमीटर तो आपको पता ही होगा, अपने अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो मैनोमीटर है ये प्रेशर मेजर करने की एक डिवाइस है। तो सिग्मोमैनोमीटर पूरा नाम होगा सिग्मोमैनोमीटर, ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए। अगला क्वेश्चन, ब्लड बैंक कहलाता है। तो ये दोस्तों प्लीहा जो स्प्लिंग है हमारी बॉडी में उसको ब्लड बैंक कहते हैं। ब्लड बैंक दोस्तों रियल में मतलब आपका बाहर, बॉडी के बाहर की बात करें तो ब्लड बैंक कुछ और है। जो ब्लड बैंक है जो ब्लड सप्लाई, ब्लड स्टोर और सप्लाई का काम करता है, टेस्टिंग वगैरह सबका काम करता है। बट हमारी बॉडी के अंदर जो है वो वाला ब्लड कौन सा है? वो होता है प्लीहा, स्प्लिंग को हम कहते हैं ब्लड बैंक। जब कभी भी एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है, कहीं घाव लगता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आपकी बॉडी से ब्लड निकल गया तो आप ऐसे में आदमी की डेथ हो सकती है। लेकिन वो डेथ के समय आपको जो इमरजेंसी ब्लड सप्लाई मिलती है वो प्लीहा से मिलती है। ये दोस्तों मैं जो बात कर रहा था जो ब्लड ग्रुप्स के बारे में, आपको अगेन जो मैंने बताया यूनिवर्सल डोनर ओ है। तो दोस्तों ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है, सार्वदाता है। तो इसको आप याद कैसे रखेंगे, आपको कंफ्यूजन न रहे, भूलना नहीं है। तो और ए बी जो है वो सार्वग्राही है, सारे तरह के ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर लेता है। वो कैसे है? तो आपको ऐसे याद रखना है कि ए बी जो है, क्योंकि ब्लड ग्रुप तो होते हैं मेजर ब्लड ग्रुप 4 ही हैं, ओ ए एंड ए बी। तो ए और बी जो है वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, मतलब ए टू जेड। ओके, दैट्स वाई ए बी जो है ये सार्वग्राही है, ये बी भी एक्सेप्ट करता है, ए भी करता है, ओ भी करता है। और ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, यानी कि ओ, इसका शेप आप देखो ओ है, यानी कि सार है, चारों तरफ से कोई भी आके इससे ब्लड ले सकता है, कोई इशू नहीं है, इसलिए यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है दोस्तों, बाकी आगे कुछ और ध्यान रखने के लिए मैं आपको बताता हूं। ये देखिए आप, ग्रुप ए बी एंड ओ, ए बी एंड ओ, इसमें कुछ दोस्तों एंटीबॉडीज होते हैं और एंटीजेंस होते हैं। तो एंटीबॉडीज होते हैं वो जब पाए जाते हैं प्लाज्मा के अंदर, मैंने बताया था आपको प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा बताया था आपको, उसके अंदर एंटीबॉडीज होते हैं। और ब्लड सेल्स के अंदर एंटीजेंस होते हैं।
ठीक है दोस्तों। तो जिस टाइप का ब्लड ग्रुप है सेम उसी टाइप का एंटीजेंस आपके ब्लड में होता है। सपोज आपका ए है तो ए टाइप का एंटीजन होगा, बी है तो बी टाइप का एंटीजन होगा, और ए बी है तो ए और बी दोनों एंटीजेंस होंगे। लेकिन प्लाज्मा में जस्ट उसका रिवर्स एंटीबॉडी होता है। एंटीबॉडी जैसे अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके रेड ब्लड सेल्स में ए एंटीजेंस होगा, लेकिन प्लाज्मा में ए की जगह बी एंटीबॉडी होगा। ये ऐसा है दोस्तों। बाकी ये जो इसका कुछ रिवर्स नहीं है, क्योंकि दोनों एंटीजेंस अवेलेबल हैं इसके अंदर आपके रेड ब्लड सेल्स में, तो इसका कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, इसलिए ये नन है। और ओ के केस में क्या होगा कि आपकी ए और बी एंटीबॉडीज हैं प्लाज्मा में दोनों, तो इसके एंटीजन नहीं हो सकती, इसलिए ये नन रहता है। दोस्तों ऐसे आपको कुछ स्पेसिफिक वीडियो की ज़रूरत है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। अगर अभी मेरा चैनल कोई इतना बड़ा नहीं है कि मुझे कुछ ज़्यादा कमेंट्स लगते हैं, लेकिन फिर भी अगर मुझे कोई दो कमेंट, 2-3 कमेंट भी मिलते हैं किसी चीज़ को लेके कि आप इस पर वीडियो बनाइए, मैं वो वीडियो बना दूंगा, स्पेसिफिक वीडियो बड़े ही ईजी लैंग्वेज में इस टाइप की कुछ ट्रिक्स के साथ में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, डाइजेशन जो है वो कहाँ स्टार्ट होता है? हम सोचते हैं पेट में गया और खाना पच रहा है, जनरल लैंग्वेज होती है ना, खाना पेट में गया है अब पचेगा, लेकिन आपको साइंस लैंग्वेज में भोजन का पाचन एक्चुअली है वो मुंह में ही शुरू हो जाता है। जहाँ से आपने मुंह में रखा और जबान को टच हुआ, बस यहीं से भोजन का डाइजेशन शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पेट में आने के बाद शुरू होता है, स्टोमक में आने के बाद शुरू नहीं होता, यहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ आपको दिख रहे होंगे, एक ओवरव्यू देख लीजिए। ये हमारा इंटरनल सिस्टम है बॉडी का, ठीक है। ये आपकी आहार नाल है, इसके बाद ये पेट है, स्टोमच है, उसके बाद जाके जब ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन्स में मिलता है, यहाँ से जाके पीछे की तरफ से आ रहा है, ये जो बीच में दिख रही है ना आपकी ये सारी आंत, ये छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, तो इसमें मिलता है। उसके बाद यहाँ से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ से एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में, और उसके बाद ये हमारा एज रिजेक्शन में जाता है, और तब तक इसका पाचन पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक चलता है। अभी स्टोमच के आसपास कुछ चीज़ें होती है, ये आपका लीवर दिख रहा है, देखो दोस्तों इस शेप में होता है लीवर। इस लीवर के नीचे एक छोटा सा गॉल ब्लेडर लगा होता है, ठीक है, और ये आपका पैनक्रियाज, इसके आमाशय का जो बैंड हो, जहाँ से आमाशय और आपकी छोटी आंत का बैंड है उसके बीच में ये पैनक्रियाज होता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आगे बढ़ते हैं फिलहाल क्वेश्चंस की तरफ। आपको अगर मैं कह रहा हूँ आपको इसमें कुछ स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं ज़रूर उन पर बनाऊंगा। आगे भोजन का प्रारंभ है आपका मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन है पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो वो होता है छोटी आंत में। जो भोजन पच गया है उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत मैंने बताई थी, जो सेंटर में है वो छोटी आंत है, और वो पहले आती है, उसके बाद बड़ी आंत है, और फिर फाइनल आपका प्रोसेस है आगे। विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है? ये एक रैंडम क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको इसको कंसेप्चुअली रिलेट नहीं कर पाओगे, बट आप ध्यान रखें लीवर के अंदर स्टोर होता है आपका विटामिन ए। ठीक है, विटामिन पे भी आपको कुछ क्वेश्चन या फिर पूरी स्टडी लेक्चर टाइप का ही चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं जरूर बनाऊंगा उस पर। अगला है दोस्तों क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी? तो वो है दोस्तों आपकी लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड है। उसके बाद है सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? वो आपकी है पिट्यूटरी, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि बाकी सारी ग्लैंड्स को ये ग्लैंड कंट्रोल करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो और ये सबसे छोटी होती है, हमारे ब्रेन वाले एरिया में मौजूद होती है ये। ठीक है दोस्तों, लीवर होता है ये हमारे स्टोमक के पास होता है, ओके, और पिट्यूटरी होती है ब्रेन वाले एरिया में मौजूद होती है। शरीर में हड्डियों की संख्या बड़ा कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, कोई बड़ा काम नहीं किया है मैंने, 206 होती है, बट कई बार हम लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने देखा है ऐसे केस कई बार। तो 206 हड्डियां होती हैं हमारे शरीर में। मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? ये ज़्यादा होती है, 639 होती है अराउंड। एक रफली कोई फिगर बोलेगा तो बोलेगा हमारे शरीर में करीब 650 मांसपेशियां हैं, लेकिन एग्जैक्ट फिगर आप देखेंगे तो 639 होती है। कुछ इसको 640 भी देते हैं। तो आपको दोस्तों एक्चुअली कुछ ऐसे जो कन्फ्लिक्ट वाले जो होते हैं आपके क्वेश्चंस, उनको आपको सारा चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ऐसे ही ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और आपको कंफ्यूज किया जाएगा।
तो रफली आपको 650 याद रखना है कि होती है, और एग्जैक्ट फिगर 639 भी याद रखना है। अगला दोस्तों, लार जो होती है मुंह के अंदर सलाइवा, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन होता है दोस्तों, सिंपल है, टाइलिन एंजाइम होता है, वो हमारा लार के अंदर होता है। अगला है लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? ये भी दोस्तों, इस पर भी अगर आपको वीडियो चाहिए, एक्चुअली दोस्तों आपको कोई भी ह्यूमन बॉडी या बायो से रिलेटेड कोई भी जनरल साइंस का कोई भी चैप्टर आपको कवर करना है, आप मेरे को बताइए प्लीज़ प्लीज़। ये मैं आपसे कब से ये जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, आपको चाहिए आप एक बार बोलिए बस, मैं बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा और बहुत ही अच्छा आपको उस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और बड़े इजी लैंग्वेज में बताऊंगा, ट्रिक्स के साथ में। तो लिंग निर्धारण जो होता है वो पुरुष के क्रोमोसोम से होता है। यही है, हमें पहले कई बार हमने गांव में ये धारणाएं चलती हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी, इसके लिए औरत जिम्मेदार है। गांव में जो लोग गांव के लाइफ जिन्होंने रूरल एरिया देखा है उन्हीं को पता होगा ये बात, लेकिन एक्चुअली साइंस के नज़रिए से आप देखो तो लड़का होगा या लड़की होगी, इसके लिए सही मायने में आदमी जिम्मेदार है। साइंस टेक्निकल वे में एक आदमी जिम्मेदार है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसके क्रोमोसोम्स में ही लड़का या लड़की होना निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन, तो मनुष्य का हृदय होता है, क्या होता है? क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, ये आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में पूछ रहा है, कितने कोष्ठी का होता है? 4 कोष्ठ का होता है। हमारे अंदर ब्लड जो हमारा हार्ट है, कलेजा है, उसमें उसके अंदर 4 कोष्ठ होते हैं अलग अलग, ठीक है दोस्तों। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। जो स्किन है ना, हमारी हमारी बॉडी की जो स्किन है, चमड़ी, इस चमड़ी को हम अपने जनरल लोकल लैंग्वेज में ऐसे बात करने में इसको अंग नहीं मानते, लेकिन साइंस के नज़रिए से ये एक अंग है। ये त्वचा है जो ये अंग है और ये सबसे बड़ा है। ये तो आपको दिख ही रहा होगा कितना बड़ा है, पूरी बॉडी स्किन से कवर्ड है, तो ये सबसे बड़ा अंग है। और शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ये है तंत्रिका तंत्र। ओके दोस्तों, सबसे बड़ी कोशिका, सेल्स होती ना, हमारी पूरी बॉडी छोटे छोटे सेल्स से बनी हुई है, सबसे बड़ी सेल्स है तंत्रिका तंत्र। ये बिल्कुल फाइबर्स के रूप में होती है और इतनी लंबी चौड़ी है ये कि बहुत, मतलब इसको आपको किलोमीटर्स में निकालोगे तो थाउजेंड्स में चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो कुल मिला के 22 टाइप्स के अमीनो एसिड्स अवेलेबल हैं। आपको एसिड्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में प्रतिदिन यूरिन कितना बनता है, पेशाब कितना बनता है? तो एक जो हेल्दी आदमी होगा उसके अंदर 1.5 लीटर बनता है, और ज़्यादा ब्रॉड आपको इसका चाहिए क्वांटिटी तो वो है कि भाई आपको 800 ml से लेकर के 1400-1500 ml यानी कि 1.5 लीटर तक बनता है एक अच्छे हेल्दी आदमी में। मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि पेशाब में जो बदबू आती है उसका पीछे यूरिया की वजह से आती है। ओके, यूरिन में जो स्मेल है वो यूरिया की वजह से, ये सिंपल बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला है, मानव मूत्र का पीएच वैल्यू कितना होता है? पीएच वैल्यूज पे भी आपको अगर वीडियो चाहिए मैं बना सकता हूँ आपको इजी में मैं बता सकता हूँ सब चीज़ें, तो आप मेरे को बताइए। मानव मूत्र का पीएच वैल्यू 6 होता है। अब ये 6 कोई ऐसा नहीं है कि हर आदमी का 6 ही होगा, एवरेज वैल्यू जो होती है पीएच की मानव मूत्र की वो 6 होती है। फिर आप देखो तो ह्यूमन टू ह्यूमन ये वेरी करता है, इसका वैल्यू 4 से लेके 6.5 तक वेरी करता है, ठीक है। एवरेज वैल्यू 6 आपको ध्यान रखनी है। शरीर का तापमान कितना होता है? ये अब अलग अलग है, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट वगैरह तो सारा है यहाँ पे दोस्तों। 98.6 आपका सामान्य तापमान, ठीक है। इसके ऊपर नीचे गड़बड़ है, ज़्यादा ऊपर नीचे गड़बड़ है, थोड़ा बहुत तो होता ही है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 7 डिग्री सेल्सियस में या 310 केल्विन में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। एक और टेक्निकल है आपका, फ़ारेनहाइट्स में डिग्री लगता है, सेल्सियस में डिग्री लगता है, बट केल्विन में कभी डिग्री नहीं लगता, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। अगला है, मानव शरीर में टीबिया नाम की हड्डी होती है, वो कहाँ पे होती है? ओके, टीबिया नाम की जो हड्डी होती है वो पैरों के अंदर होती है, और जो फीमर होती है ना, फीमर, वो भी पैरों के अंदर है। जांग की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है, क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वो होती है हमारी फीमर, जो कि हमारे जांग में होती है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टीपस होती है, सबसे छोटी हड्डी स्टीपस, जो कि कान के अंदर होती है। कान के अंदर एक छोटी सी हड्डी होती है, वो सबसे छोटी हड्डी है हमारे बॉडी की। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए कैल्शियम जरूरी है, सब जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। रुधिर का थक्का जमने में कौन सहायक है? ये अच्छी दोस्तों, प्लेटलेट्स। चोट लगती है, खून निकलता है शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे कम हो जाता है और बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है बाद में वो खून। वो किस रीजन से होता है? हमारे ब्लड्स के अंदर जो प्लेटलेट्स होती हैं उन वजह से। अगर आपके ब्लड में प्रॉपर प्लेटलेट्स नहीं है, वो नहीं है अवेलेबल, मौजूद है, प्लेटलेट्स काउंटिंग्स कम है आपके ब्लड में, आपको चोट लगेगी, खून का थक्का जल्दी नहीं बनेगा। ऐसे इंसान को बड़ी चोट लगने पे उसकी जान बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है,
नेक्स्ट है, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी होती है? ये दोस्तों कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। हम सांस ले रहे हैं, एनवायरमेंट से ले रहे हैं, एनवायरमेंट तो सबसे ज़्यादा गैस को सांस में ली गई, तो गलती से इसका ऑक्सीजन नहीं दे देना है कि हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं। सांस के अंदर पूछा है कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में कौन सी हम इनहेल करते हैं, तो नाइट्रोजन जब एनवायरमेंट में सबसे ज़्यादा होती है तो नाइट्रोजन ही लेंगे हम, ठीक है, नाइट्रोजन इसका आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, एक त्वचा रोग विशेषज्ञ त्वचा का उपचार करता है। ये एक्चुअली पूछना है चाह रहा है, मैं बताता हूँ कि जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं या जो डॉक्टर होते हैं स्किन के, उनको क्या कहा जाता है? तो डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। ओके दोस्तों, डर्मेटोलॉजिस्ट उनको कहा जाता है। मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? या मैं इन क्वेश्चंस का कंसेप्ट वाइज नहीं बता पाऊंगा दोस्तों, ये और ऐसे क्वेश्चंस मैं मानता हूँ कि आप अगर किसी क्वेश्चन का कंसेप्ट नहीं पता है, आप सीधे क्वेश्चन और उसका आंसर क्या है वो देख रहे हो, तो आपको ज़्यादा उसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला। ये बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा कंसेप्ट जानने के बाद जब आप उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हो ना, तब उन क्वेश्चंस को करने का मज़ा ही अलग है, और वो क्वेश्चंस आपके लाइफ टाइम आपके साथ रहते हैं और आपको कहीं फंसने नहीं देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। चलो फिर भी ये डाल दिया है मैंने यहाँ। मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? जल में मरकरी की प्रदूषण के कारण होता है, मरकरी की वैल्यू ज़्यादा होने से होता है। कीड़ों के अध्ययन करने वाली साइंस को क्या कहते हैं? जो कीट पतंगों पे जो करती है स्टडी, उस साइंस की ब्रांच को क्या कहते हैं? तो होती है एंटोमोलॉजी होती है, एंटोमोलॉजी उसको बोलते हैं। एंट मतलब चींटियाँ मतलब चींटी एक कीड़ा है, कीड़ी मकोड़ी है, तो वही है एंटोमोलॉजी। पित्त, बाइल किस अंग के द्वारा पैदा होता है? तो बाइल जो है दोस्तों वो आपका होता है लीवर। बाइल एक जूस है हमारी बॉडी में जो स्रावित होता है, वही लीवर के थ्रू लीवर स्रावित करता है उसको। मानव शरीर रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? ये थोड़ा रिपीट हो गया क्वेश्चन। ब्लड बैंक मानव शरीर में क्या है? मैंने एक्सप्लेन बताया था आपको पहले ही, वही चीज़ एक्सप्लेन, ठीक है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या काम है? अब पहली चीज़ तो हीमोग्लोबिन है क्या? हीमोग्लोबिन दोस्तों हमारे शरीर के ब्लड में होता है, खून में होता है। अब ब्लड के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो पता ही है, बस उतना काफ़ी है ये समझने के लिए। तो हीमोग्लोबिन ब्लड में भी कहाँ होता है? वो होता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर, लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है। उसका काम है ऑक्सीजन का फ्लो करना, इधर उधर ऑक्सीजन परिवहन का काम करना, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह जहाँ जरूरत है वहाँ पहुँचाना। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? ये देखो अगला क्वेश्चन, लोहा होता है हीमोग्लोबिन में, आयरन। लोहा कैसा होता है कि अंदर कोई नट बोल्ट नहीं होता दोस्तों। लोहा मीन्स आयरन की क्वांटिटी होती है, एज ए एलिमेंट फॉर्म में होता है अंदर। नेक्स्ट है, मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हाँ, ये सही है दोस्तों। हमारे लाइफ में बाहर घी होता है, ऑयल होता है, पानी होता है, कई सारे लिक्विड हैं, और हम देखेंगे एनवायरनमेंट में कभी वो जमते रहते हैं, कभी मेल्ट होते रहते हैं। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ये भी तो कभी गलती से जम सकता ना। ये जम गया तो हमारी डेथ हो जाएगी। तो ये क्यों नहीं जमता? किसकी मौजूदगी? तो ये दोस्तों एक हेपेरिन करके जो हार्मोन है, इसकी वजह से ये नहीं जमता है। हेपेरिन की वजह से ये कभी नहीं जमता, हमेशा फ्लो होता है। रुधिर में, प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो वो होता है लिम्फोसाइट्स। हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, एक टाइप है लिम्फोसाइट। वाइट ब्लड सेल दो टाइप की होती है, उनमें से उनका एक टाइप है लिम्फोसाइट्स। वो जो है एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है दोस्तों? ये होता है आपका यकृत में, लीवर के अंदर यूरिया बनता है। बाइल जो है वो भी लीवर से ही स्रावित होता है। क्वेश्चन अगला देखिए दोस्तों, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती है? ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? कहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है? सबको पता है दोस्तों, किडनियां। हम बोलते हैं भाई किडनी फेल हो गई, गड़बड़ हो गया। तो वही जो किडनी है फेल होना, मतलब दो किडनी होती है हमारे पास, एक किडनी फेल हो जाए तो दूसरी भी काम करती है, लेकिन फिर काम आपका थोड़ा स्लो हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, इसमें दिक्कत आदमी को यही आती है कि उसका जो काम है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। दो किडनी फास्ट फिल्ट्रेशन होगा, एक किडनी होगी स्लो होगा। तो किडनी ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है। अगला जो क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये माइक्रो लेवल पे क्वेश्चन है दोस्तों, कि श्वसन की क्रिया फाइनली जो जाके माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारी जो सेल्स है, बॉडी का जो सबसे मोटा मोटी छोटा पार्ट माना जाता है सेल्स, उस सेल्स का भी एक पार्ट है ये माइटोकॉन्ड्रिया। थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो को ख़त्म करता हूँ मैं, और कोशिश करता हूँ कि, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो हमेशा समझ में आए
और उम्मीद यही है कि आपको ये भी वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो दोस्तों लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए नहीं है पुराने ही हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपको अगर एजुकेशन से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड कुछ भी है इंटरेस्ट, तो आपको ये चैनल को नुकसान नहीं करने वाला है, आई एम वेरी मच श्योर। इसके अलावा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कुछ आपको स्पेसिफिक वीडियोस वगैरह चाहिए हो तो। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।